हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी फरवरी 2026 का है आपके सामने रखने वाला हूं। ये जजमेंट आपको एक नहीं बल्कि अनेकों चीजें समझाएगा, जैसे कि डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एग्जीक्यूशन, एनहेंसमेंट ऑफ मेंटेनेंस, शिजोफ्रेनिया, इंसैनिटी, बहुत सारी चीजें इसमें कवर अप हो रही हैं। साथ ही साथ रियल प्रैक्टिकल अप्रोचेज आपको पता चलेंगी। दोस्तों, इस प्रकार के जजमेंट हर एक के काम आते हैं। तो दोस्तों, इसके डिसीजन पर जाने से पहले बेसिक फैक्ट्स बहुत शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि मामला कैसे नीचे की कोर्ट से ऊपर तक पहुंचा और समय समय पर क्या डिसीजन होते रहे। आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी यदि आप इस दौर से गुजर रहे हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। दोस्तों, इस मामले में 1999 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। 2004 में पत्नी को मेंटेनेंस का एक ऑर्डर हुआ 3,000 रुपए प्रति माह का, जिसे 2005 में बढ़ा करके जस्ट डबल यानी कि 6,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया हुआ था। 2008 में हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ क्रियोलिटी एंड इंसैनिटी, स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ शिजोफ्रेनिया। आप में से अधिकतर लोग शिजोफ्रेनिया को जानते होंगे। एक इलनेस होती है, मेंटल इलनेस आप कह सकते हो, तो उसके बेस पर डाइवोर्स ग्रांट हो गया। इसके बाद पति ने 2008 में रीमैरिज कर ली और नई शादी से उसको एक पुत्री हुई। 2011 में पत्नी ने एक पिटीशन फाइल करी अंडर सेक्शन 127 सीआरपीसी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ मेंटेनेंस। दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2011 में, जिसमें जो निर्णय है वो आया 2017 में, और उसका जो मेंटेनेंस था वो 6,000 रुपए से बढ़ा करके कर दिया 9,000 रुपए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन फाइल करी थी 2011 में, यानी 2011 से। लेकिन दोस्तों, अगर आप बारीकी से देखो तो कहीं ना कहीं ये कागजी लड़ाई चल रही है। 2011 में पत्नी ने एक पिटीशन फाइल करी जिसपे जजमेंट 2017 में आया, और वो जस्ट मेंटेनेंस को इनहेंस करने की पिटीशन थी। यानी कि 6 साल लग गए केवल इस छोटी सी पिटीशन को डिसाइड होने में। ये रियलिटी होती है लिटिगेशन की। खैर, 2017 में जब जजमेंट आया तो 2011 में जब से उसने पिटीशन फाइल करी थी तब से 2017 तक ऑर्डर हुआ कि 9,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस रहेगा, और जिस तारीख पर ऑर्डर हो रहा है ऑर्डर के बाद 15,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस पति को देना होगा। अब पत्नी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया फॉर फर्दर एनहेंसमेंट। उसका कहना था कि 15,000 रुपए बहुत कम है, इसको और बढ़ाया जाए, तो उसने इसको एक रिवीजन के द्वारा, क्रिमिनल रिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर था जो कि 2021 में आया था, उसको भी पत्नी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें कि पत्नी के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया था, जहां पर पत्नी ने कहा था कि इनहेंस्ड अमाउंट जो है वो इन एडिशन है टू अर्लियर मेंटेनेंस। तो यानी पत्नी की तरफ से 2 क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट को चीजों को डिसाइड करना था। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट हुए, तो पहले पत्नी पक्ष ने अपने आर्ग्यूमेंट रखे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर एक आर्ग्यूमेंट करते हो किसी पर्टिकुलर केस में, और हो सकता है कि उस केस में वो आर्ग्यूमेंट आपके बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट कहे जाए, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि इसके अतिरिक्त आपके और कौन कौन से केसेस चलेंगे या चल सकते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट आप इस केस में कर रहे हो कहीं ये आर्ग्यूमेंट आपको किसी दूसरे केस में नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। इसी के लिए एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट की आपको जरूरत पड़ती है। अब इस मामले में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति हुई। पत्नी पक्ष की तरफ से आर्ग्यूमेंट आया कि जो पति है वो सीए है, दुबई में काम करता है और 6 लाख रुपए प्रति माह से ऊपर उसकी अर्निंग है। पत्नी अनएम्प्लॉयड है ड्यू टू शिजोफ्रेनिया और अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। साथ ही उनका एक आर्ग्यूमेंट यह भी था कि पति ने स्वयं डाइवोर्स का केस फाइल किया था, वहां पर इंसैनिटी के बेस पे ही उसको डाइवोर्स मिला है। एक तरफ तो पति खुद कह रहा है कि इसको इंसैनिटी है, ये शिजोफ्रेनिया की शिकार है, और दूसरी तरफ वो यहां पर मेंटेनेंस के मामले में कह रहा है कि शी इज कैपेबल टू अर्न। तो दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं। अब पति पक्ष ने आर्ग्यूमेंट किया कि जो पत्नी है, पत्नी के पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा है, शादी से पहले वो जॉब करती थी, और पति पर बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, चूंकि अब उसने दूसरी मैरिज कर ली है और उसको उस मैरिज से बच्चा भी हो चुका है, तो वो सारी लायबिलिटी भी उसके ऊपर है। और यूएई में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत मैटर करती है। कुछ मामलों में तो इसे कंसिडर कर लिया जाता है, बट ऐसे भी कई मामले देखे हैं जहां पे इसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन ये फर्क बहुत ज्यादा है। कोई इंडिया में रह रहा है और जर्मनी में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, यूएस में रह रहा है, तो वहां पर केवल सरवाइव करने के लिए आपको 3 लाख रुपए महीना चाहिए होता है। मीन्स अगर 3 लाख रुपए महीने से नीचे आपकी अर्निंग है तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, सेविंग तो छोड़ दो। यहाँ इंडिया के अंदर क्या है कि अगर आप 50,000 रुपए भी महीना कमा रहे हो ना तो आप सरवाइव कर लोगे।
तो कितना ज़्यादा फर्क आ गया, 6 गुना का फर्क आ गया। तो 6 गुना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर ज़्यादा है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो 6 लाख रुपए वहाँ के, यहाँ का 1 लाख रुपए हुआ। तो उस चीज़ को कंसिडर किया जाना चाहिए और कई सारी कोर्ट्स कंसिडर करती भी हैं, बट बावजूद इसके कई बार ये चीज़ें कंसिडर नहीं भी हो पाती हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इंसैनिटी के बेस पे, क्रेडुलिटी के बेस पे डाइवोर्स की डिक्री सिक्योर करने के बाद पति मेंटेनेंस के ऑब्लिगेशन से ये कह करके नहीं बच सकता कि पत्नी क्वालिफाइड है, और पत्नी की जो रिवीजन थी मेंटेनेंस को एनहेंस करने की, वो अलाउ कर दी गई। यानी पहले था 15,000, अब कर दिया गया 20,000, 20,000 पर मंथ। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो शुरुआत से जहां पत्नी का मेंटेनेंस 3,000 रुपये बंधा था, वहां से धीरे धीरे बढ़ा, और ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी कि साहब अब तो महंगाई बढ़ गई है, तो पत्नी एक पिटीशन लगा सकती है कि साहब मेरा मेंटेनेंस भी बढ़ाया जाए, इसकी अर्निंग बढ़ गई है तो मेरा मेंटेनेंस भी बढ़ाया जाए। ये प्रक्रिया आगे भी एज इट इज चलती रहेगी, और जब कभी भी पत्नी जाएगी और साबित करेगी या कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में महंगाई भी बढ़ी है और पति की इनकम भी बढ़ गई होगी, तो कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा वन टाइम सेटलमेंट ज़्यादा बेहतर रहता है। डाइवोर्स के टाइम पे भी एलिमनी जब पत्नी क्लेम करती है तो वहाँ पे आपका ये होना चाहिए, सर मैं वन टाइम दे सकता हूँ, मंथली करके नहीं दे सकता, क्योंकि मंथली में आपका नुकसान है। नुकसान चलिए ठीक है, एक बार को पैसा आप दे भी देंगे, हो सकता है आप अफोर्ड करते हो, लेकिन मेंटल पीस तो नहीं मिल पाती ना। फिर भी आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, फिर भी आपको केसेस झेलने पड़ रहे हैं, गलत ऑर्डर है फिर भी आपको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो यानी आपको पूरे तरीके से शांति नहीं मिलेगी। पूरे तरीके से शांति केवल तभी मिल सकती है जब आप वन टाइम निपटा करके, अगर एलिमनी का भी ऑर्डर होता है तो वन टाइम एलिमनी का ऑर्डर हो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो फोकस आपका उस चीज़ पर रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।